हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मोबाइल ट्यूशन। तो प्यारे बच्चों, अब आपको ट्यूशन पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। ख़ास तौर पे यदि आप 9th और 10th में हैं तो आपका मोबाइल ही आपके लिए ट्यूशन का काम करने वाला है। बस आपको करना क्या है, मोबाइल ट्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके साथ में जो बेल का बटन है उसको प्रेस करना है, सो दैट मैं जो भी वीडियो अपलोड किया करूँ वो टाइम टू टाइम आप तक पहुँच जाया करे। प्यारे बच्चों, मोबाइल ट्यूशन चैनल का जो पर्पज़ है वो 9th और 10th स्टैंडर्ड के सभी बच्चों को साइंस और मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट, टाइम टू टाइम एंड कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल करवाना है। तो प्यारे बच्चों, जो आज का लेक्चर है ये क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th में आज हम बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं और बायोलॉजी का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको आपकी बॉडी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगा और अपनी बॉडी के बारे में जानना हमेशा से बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहता है। तो बहुत मज़ा आएगा आपको इस चैप्टर को पढ़ने में। बहुत ही आसान चैप्टर है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 5 to 6 मार्क्स का इसमें से एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, अब हेडिंग लगाते हैं और आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में बच्चों आज हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, फिर वन बाय वन उनको हम देखेंगे। पहले तो हमें लाइफ प्रोसेस ही देखना है कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है, जो चैप्टर का नाम है। फिर हमें देखना है डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के बारे में, डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है हमारे को। देन इसके बाद हमारे को न्यूट्रिशन की लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है। फिर हमें देखना है न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स। फिर उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर उसके बाद बच्चों हमारे को पढ़ना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस। फिर इसके बाद हमारे को पढ़ना है ऑटोट्रोफ वर्सेस हेटेरोट्रोफ में डिफरेंसेस। ये टॉपिक जो है आज का हमारा टारगेट रहेगा इन टॉपिक्स को कवर करना। तो प्यारे बच्चों देखो, लाइफ प्रोसेस चैप्टर का जो नाम है, लाइफ प्रोसेस होता क्या है। देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, बायोलॉजी में मैं जब भी वर्ड यूज़ करूँ ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म का मतलब है वो ह्यूमन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है और प्लांट भी हो सकता है। कोई भी लिविंग क्रिएचर जो है उसको हम बायोलॉजी में सिंगल नाम से जानते हैं, दैट इज़ ऑर्गेनिज्म। तो प्यारे बच्चों, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने ज़िंदा रहने के लिए ना कुछ प्रोसेस करता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करता है। वो सभी एक्टिविटीज़ जो उसको हेल्प करती हैं उसके ज़िंदा रहने में, उसके सर्वाइवल में, उन सब एक्टिविटी और सब प्रोसेसेस को बोला जाता है लाइफ प्रोसेसेस। तो हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं अपने ज़िंदा रहने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। जैसे कि हम खाना खाते हैं, दैट इज़ बायोलॉजी में खाना खाने को बोलेंगे न्यूट्रिशन, यानी कि हम न्यूट्रिशन की लाइफ प्रोसेस करते हैं। उस खाने का फिर क्या होता है, डाइजेशन होता है, यानी कि एक डाइजेशन की प्रोसेस होगी। डाइजेशन के बाद बच्चों उसका डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास सर्कुलेशन होता है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे सर्कुलेशन लाइफ प्रोसेस। फिर सर्कुलेशन के बाद डिफरेंट सेल्स जो होते हैं उसमें से जो हमने खाना खाया था उन न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। और इन द एंड जो भी फूड जो बचा है, अनवेस्टेड है, वेस्ट फूड है, अनयूज्ड है, जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, उसको हम अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं, उसको हम अपनी बॉडी से रिलीज़ कर देते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। तो कुल मिला के बात हमें क्या समझ आई, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ज़िंदा रहने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ करता है उन सब एक्टिविटीज़ को हम क्या बोल देंगे, लाइफ प्रोसेस बोल देंगे। और कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस है, पहली न्यूट्रिशन, डाइजेशन, देन उसके बाद सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, जो हमने खाना खाया उससे हमें एनर्जी मिलती है, देन इसके बाद एक्सक्रीशन। तो इतनी बात को अब मैं आपको लिख देता हूँ कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है। एवरी organism performs certain activities for his survival. These activities keeps the organism these activities keep the organism alive. These activities keep the organism alive. These activities are known as
these activities are known as life processes। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे लाइफ प्रोसेस के? अभी अभी मैंने आपको बताया बच्चों। पहला क्या आ जाएगा? न्यूट्रिशन। देन न्यूट्रिशन के बाद क्या आ जाएगा? डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या आ जाएगा? सर्कुलेशन। देन उसके बाद क्या आ जाएगा? रेस्पिरेशन। देन उसके बाद आ जाएगा एक्सक्रीशन। तो ये 5 लाइफ प्रोसेसेस हैं जो अमूमन एक ऑर्गेनिज्म अपने जिंदा रहने के लिए करता है, या ये ऐसा भी कह सकते हैं कि ये वो लाइफ प्रोसेस हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखती हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो बच्चों समझ आया कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है अपने सर्वाइवल के लिए या अपने आप को जिंदा रखने के लिए, उन सबको हम क्या बोल देंगे? लाइफ प्रोसेस बोल देंगे। और कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस है उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे न्यूट्रिशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन, इन द एंड एक्सक्रीशन। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि आज हमें कौन सी लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, दैट इज न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन की लाइफ प्रोसेस कंप्लीट डिटेल में ह्यूमंस में कैसे होती है, प्लांट्स में कैसे होती है, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली लाइफ प्रोसेस हेडिंग लगाओ बच्चों, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हो? खाना। बिल्कुल सही कहा आपने, न्यूट्रिशन का मतलब खाना। न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस, पहली लाइफ प्रोसेस क्या है? न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस। देखो न्यूट्रिशन की लाइफ प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह से फूड को ऑब्टेन करता है और उसका यूज़ करता है अपनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए। कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे फूड को ऑब्टेन कर रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे फूड को ऑब्टेन कर रहा है और उसको कैसे यूज़ कर रहा है अपनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए, उसको हम क्या बोल देते हैं? न्यूट्रिशन की लाइफ प्रोसेस। मतलब इस लाइफ प्रोसेस में क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड को ऑब्टेन करेगा अपने सराउंडिंग से। तो उसका फूड को ऑब्टेन करना अपने सराउंडिंग से, इस प्रोसेस का नाम दे दिया, जिसको क्या बोल दिया? न्यूट्रिशन की लाइफ प्रोसेस। तो बच्चों इसके डेफिनेशन में लिखो, इन दिस प्रोसेस organism obtain its food from surroundings and consume it for its food। और फूड के ही अंदर आप न्यूट्रिएंट भी लिख लो। फूड में होता क्या है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन वगैरह। कंज्यूम इट फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। आई होप आपको क्लियर होगा कि न्यूट्रिशन की प्रोसेस में हुआ क्या। ऑर्गेनिज्म ने अपने सराउंडिंग से न्यूट्रिएंट्स को या फूड बोलो या न्यूट्रिएंट्स बोलो, उनको ऑब्टेन किया और उसको कंज्यूम किया अपनी लाइफ की जो एक्टिविटीज़ करनी है उनके लिए, या जो भी उसकी लाइफ में प्रोसेसेस हो रही हैं, उसकी बॉडी में जो भी प्रोसेसेस हो रही हैं उनके लिए उसने उसको कंज्यूम किया। तो इस सब एक्टिविटीज़ को कलेक्टिवली क्या बोल देंगे कि न्यूट्रिशन की प्रोसेस है ये। आई होप आपको क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, इसके बाद हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया न्यूट्रिएंट। अब हमें न्यूट्रिएंट्स को डिटेल में पढ़ना है। थ्योरी है, बायोलॉजी है, थ्योरी थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन ये आपको बायोलॉजी जो है आपकी साइंस में सबसे ज़्यादा मार्क्स की आने वाली है, तो इसको बोर महसूस नहीं करना और पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? देखो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बेसिकली जो हमने फूड खाया ना, जो हमने फूड ऑब्टेन किया, फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हम अपने सराउंडिंग से लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हम अपने सराउंडिंग से लेते हैं। और न्यूट्रिएंट्स हमें क्या देते हैं? न्यूट्रिएंट्स, फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। और फूड में है क्या? न्यूट्रिएंट्स। तो बेसिकली फूड नहीं, न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देते हैं। तो हमने अपने सराउंडिंग से जो भी सब्सटेंस लिए उनको
न्यूट्रिएंट्स बोल दिया, और इनका यूज़ हमने कैसे किया, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। दीज आर ऑर्गेनिक एंड inorganic, these are organic and inorganic substances, organic and inorganic substances which an organism obtains from the surrounding and consume it as a source of energy and consume it at a source of energy। तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बच्चों पता लगा। अभी आप इसमें कंफ्यूज ना होना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है, दैट वी डिस्कस लिटिल लेटर। इसके बाद ही इनफैक्ट डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो बच्चों न्यूट्रिएंट्स क्या है, ये वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है which an organism obtain from the surrounding and consume it as a source of energy। देखो बच्चों हुआ क्या, अभी तक हमने क्या देखा, सबसे पहले लाइफ प्रोसेस देखा। सोचो लाइफ प्रोसेस क्या था, हर वो एक्टिविटी जो एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को अलाइव रखने के लिए परफॉर्म कर रहा है, उसको हमने क्या बोल दिया, कलेक्टिवली उसको हमने क्या बोल दिया, लाइफ प्रोसेस बोल दिया। फिर हमने देखा कि कौन कौन सी ऐसी लाइफ प्रोसेस है जो एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को अलाइव रखने के लिए करता है। फिर हमने उनको एनालाइज किया तो बताया कि सबसे पहले न्यूट्रिशन है, फिर उसके बाद डाइजेशन है, दैन उसके बाद सर्कुलेशन है, फिर रेस्पिरेशन है, एंड इन द एंड हमने बोला एक्सक्रीशन की लाइफ प्रोसेस है। फिर हमने देखा कि न्यूट्रिशन की लाइफ प्रोसेस में क्या होता है। न्यूट्रिशन का मतलब खाना, तो यानी इस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म अपने लिए फूड का अरेंजमेंट करेगा और उस फूड को अपने जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है उनके लिए इस्तेमाल कर लेगा। तो न्यूट्रिशन की लाइफ प्रोसेस में क्या हुआ था कि ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द फूड फ्रॉम सराउंडिंग, और फूड में है क्या, न्यूट्रिएंट्स। जब भी मैं फूड बोलूँ आपके माइंड में क्या चलना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स। इन दिस प्रोसेस organism obtain the nutrients from surrounding and use in the biological processes। ठीक, फिर उसके बाद हमने देखा न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। बेसिकली न्यूट्रिएंट्स बच्चों वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो हम अपने आसपास से लेते हैं और उनका यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। उनको हमने क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स में मैंने एक बात लिखी क्या, कि न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो इसका मतलब ये है कि न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग कैटेगरी में पढ़ना पड़ेगा हमारे को, ऑर्गेनिक कैटेगरी में भी और इनऑर्गेनिक कैटेगरी में भी। तो आप अब हेडिंग लगाओ कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। तो यहाँ तक की कहानी आई होप आपको क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट। ये सब जो भी हम पढ़ रहे हैं ये चल किस में रहा है, ये न्यूट्रिशन की लाइफ प्रोसेस में चल रहा है। तो बच्चों हेडिंग लगाओ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स मतलब फूड में होते क्या है, न्यूट्रिएंट्स। तो पहली बात जो पढ़नी है हमारे को दैट इज ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, देखो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जहाँ पर भी आपको ऑर्गेनिक वर्ड नज़र आए ना, जहाँ पर भी आपको ऑर्गेनिक वर्ड नज़र आए तो आप समझ जाना कि ये उन चीज़ों की बात हो रही है जो हमारे को प्लांट और एनिमल से मिल रही है, जो हमारे को प्लांट और एनिमल से मिल रही है। देखो ये तो जो डेफिनेशन मैंने अभी बोली ये तो काम चलाओ डेफिनेशन है और मोस्ट ऑफ द टाइम सही भी होती है, लेकिन जो प्रॉपर साइंटिफिक डेफिनेशन है वो ये है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होगा ही होगा, कार्बन और हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होगा ही होगा, और उसके अलावा कोई और एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकता है। जैसे ग्लूकोज लिखूँ मैं, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6, मतलब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो है ही है, और ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उस सब्सटेंस को कैटेगराइज करेंगे किसकी कैटेगरी में, ऑर्गेनिक सब्सटेंस की कैटेगरी में। अब मैं जैसे मान लो वाटर लिखूं, अब वाटर में हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, तो इसलिए हम इसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की कैटेगरी में
कैटेगराइज करेंगे। इसके बाद अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड लिखूं, अब देखो इसके पास कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए ये भी जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं है। तो यहाँ से हमें ये पता लगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो होते हैं, पहला जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, दूसरा उनके एलिमेंट जो भी वो सब्सटेंस है उनके पास कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट तो होने ही चाहिए, और उसके अलावा एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंपलसरी क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन का होना। दूसरी बात, अब ऑर्गेनिक आपको समझ में आ गया। ऑर्गेनिक एग्जाम्पल में क्या दे दोगे आप, ग्लूकोज दे दोगे, प्रोटीन दे दोगे, ये सब किसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल में। लेकिन इनऑर्गेनिक की डेफिनेशन अब आप खुद बता सकते हो। पहला, ये वो सब्सटेंस जो हमें प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते, पहली बात। दूसरी बात कि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन कभी भी एक साथ प्रेजेंट नहीं होते। कार्बन हो सकता है लेकिन अगर कार्बन होगा तो हाइड्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन हो सकता है, यदि हाइड्रोजन होगा तो कार्बन नहीं होगा, और अदर एलिमेंट हो सकते हैं। मतलब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट इकट्ठे नहीं होंगे, कार्बन होगा लेकिन हाइड्रोजन के साथ नहीं होगा। जैसे कि ये अब देखो CO2 है, इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे सिर्फ ऑर्गेनिक सब्सटेंस में होंगे, इनऑर्गेनिक में वो अलग अलग होते हैं। कार्बन है तो हाइड्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन है तो कार्बन नहीं होगा, और उसके अलावा अदर एलिमेंट्स हो सकते हैं जैसे ऑक्सीजन है यहाँ पर। आई होप ये आपको क्लियर है। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। Organic nutrients, these are those nutrients which are obtained from plant and animals, ये तो एक तरीका है। इसके अलावा मोर प्रिसाइसली these substances contain carbon and hydrogen together along with some other element। और भी हो सकते हैं लेकिन कार्बन एंड हाइड्रोजन तो होंगे ही होंगे, along with some other elements। इसके एग्जाम्पल में बच्चों क्या डाल दोगे, ग्लूकोज, प्रोटीन एटसेट्रा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। फिर इसके बाद हम देखते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। 1 2 3 मैं रब कर रहा हूँ। अब हमारा जो सेकंड है वो क्या है, सेकंड टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। दीज आर दोज न्यूट्रिएंट्स which do not obtain from plant and animals। More precisely, these substances do not have carbon and hydrogen together, कार्बन और हाइड्रोजन जो है उसमें एक साथ नहीं होंगे। दीज आर दोज सब्सटेंसेज विच डू नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। मोर प्रिसाइजली, दिस सब्सटेंसेज डू नॉट हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर। और इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, अभी बताया मैंने आपको, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा। क्लियर है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, लाइट चली गई बच्चों, इसलिए रूम में लाइटिंग थोड़ी सी कम हो गई है। नो प्रॉब्लम, बट इट इज विजिबल, स्टिल विजिबल। चलो, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, लाइफ प्रोसेस पढ़ लिया, डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस पढ़ लिए, न्यूट्रिशन पढ़ लिया, न्यूट्रिशन के टाइप्स पढ़ लिए। तो एक बार फटाफट से समराइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा। बोलो, लाइफ प्रोसेस क्या होता है, वो सभी एक्टिविटीज़ जो एक ऑर्गेनिज्म अपने
जिंदा रहने के लिए करता है उसको हम क्या बोल देंगे, लाइफ प्रोसेस। फिर हमने देखा ऐसी कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस है, फिर हमने उनको कैटेगराइज किया। तो पहली क्या थी, वो न्यूट्रिशन की, दूसरी डाइजेशन की, तीसरी सर्कुलेशन की, फोर्थ रेस्पिरेशन की और 5 एक्सक्रीशन की। इन सब लाइफ प्रोसेस को हमें 1 बाय 1 पढ़ना है। तो आज हम कौन सी लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन की लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन की लाइफ प्रोसेस में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करता है, फूड को ऑब्टेन करता है और यूज़ करता है अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। इसको क्या बोल दिया हमने, इस कंप्लीट प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, न्यूट्रिशन की लाइफ प्रोसेस। दूसरी बात, न्यूट्रिएंट की लाइफ प्रोसेस में हमने देखा, फूड को मैंने बोला जब भी मैं फूड बोलूँ तो इसका मतलब न्यूट्रिएंट्स। तो बेसिकली ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन कर रहा है और लाइफ अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो फिर हमने देखा जिस चीज़ को ऑब्टेन कर रहा है न्यूट्रिएंट्स, वो क्या होता है, तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने जाना, ये वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिसे ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से लेता है और एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी उसको यूज़ करता है। फिर हमने देखा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वर्ड यूज़ किया। तो फिर हमने देखा ऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट होता है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, पहला ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, दूसरा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन हमेशा एक साथ होगा ही होगा। इसके अलावा अदर एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन कार्बन एंड हाइड्रोजन की प्रेजेंस जो है वो कंपलसरी है, किसमें, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में। इसके एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन वगैरह। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं होते या जो प्लांट और एनिमल से हमें नहीं मिलते। ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन क्या है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन कभी भी एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे, उनको हम क्या बोल देंगे, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। और इसके एग्जाम्पल में CO2, वाटर, ये सब हमने देख लिया। सही है। अब इसके बाद अगली हेडिंग लगाओ बच्चों, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है बच्चों, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ये जो है ये 2 टाइप्स का होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहली जो टाइप है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। और दूसरी जो है बच्चों वो क्या है, हेट्रोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब यह है ऑर्गेनिज्म खाने को किस तरह से अरेंज कर रहा है, अपना जो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उनको किस तरह से अरेंज करता है। इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या समझा रहा है आपको कि ऑर्गेनिज्म ने अपने लिए जो न्यूट्रिएंट्स का अरेंजमेंट किया, अपने लिए फूड का जो अरेंजमेंट किया, वो किस तरीके से किया, किस मेथड से किया, उसको हमने क्या बोल दिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर जब हमने उन मेथड्स को एनालाइज किया तो हमने सभी ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि पहला मोड ऑफ, कुछ ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जो बचे हुए ऑर्गेनिज्म है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आई होप आपको क्लियर हुआ मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या। न्यूट्रिशन की प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म ने फूड को लेना है, ठीक है। अब वो फूड को किस तरह से लेता है, किस तरह से अरेंज करता है फूड को अपने लिए, ठीक, उसको हम क्या बोल देंगे, उस पर्टिकुलर स्टेप को, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बिहाफ पर सभी ऑर्गेनिज्म जो इस प्लानेट पर हैं, हमने उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, पहला ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बहुत आसान है। देखो, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या था, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोपिक का मतलब होता है सिंथेसाइज करना, ठीक है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोपिक का मतलब होता है सिंथेसाइज करना। और याद रखना, सिंथेसाइज का मतलब होता है मैन्युफैक्चर करना, बनाना, ठीक है। सिंथेसाइज जब भी मैं लिखूं आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सिंथेसाइज। सिंथेसाइज जब भी मैं ये वर्ड लिखूं तो आप क्या समझोगे, मैन्युफैक्चर करना, प्रोड्यूस करना, बनाना, ठीक है। ये वर्ड आपके दिमाग में आना चाहिए, इसका मीनिंग। तो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है,
अब ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है। देखो हम अब सोचोगे हम भी अपना खाना खुद बनाते हैं, नहीं, हम अपना खाना खुद पकाते हैं, बनाते नहीं हैं। क्या हम आलू बनाते हैं? नहीं, हम आलू पकाते हैं। तो ऑटोट्रोपिक में अब आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, ना कि पका रहे हैं, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, उनको हम क्या बोल देंगे? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं उनको हम बोल देंगे ऑटोट्रोप्स। जो ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं उनको क्या बोल देंगे? ऑटोट्रोप्स। तो लिखो बच्चों इसकी डेफिनेशन। in this type of nutrition an organism prepares its own food by using inorganic materials, inorganic substances. The organism which does this is called autotrophs. एग्जाम्पल कौन आ जाएगा बच्चों? प्लांट नहीं, कभी भी प्लांट मत लिखना, ग्रीन प्लांट। क्या लिखना है? ग्रीन प्लांट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा? इसमें वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अभी बताऊंगा ये भी क्या है। द ऑर्गेनिज्म विच डज दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। जो ऑर्गेनिज्म ऐसा कर रहे हैं उनको हम ऑटोट्रोप्स बोल देते हैं। और इसके एग्जांपल में कौन आ जाएगा? प्लांट एंड एनिमल्स। सॉरी, ग्रीन प्लांट्स। इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा? ग्रीन प्लांट्स। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ओके, अब हमारे को पढ़ना है इसी के अंदर ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो हमारे को पढ़ना है कि ये जो अपना खाना बनाते हैं ये कैसे बनाते हैं। हाउ ऑटोट्रोप्स prepares their food। देखो बच्चों, ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना रहे थे उनको क्या बोल दिया? ऑटोट्रोप्स। ठीक है, और वो किस तरह से बना रहे थे उनको बोल दिया ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बात ये आती है कि वो जो अपना खाना खुद बना रहे हैं ऑटोट्रोप्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स, वो कैसे बनाते हैं। अब हमें इस प्रोसेस को समझना है और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बनाते हैं। तो ऑटोट्रोप्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो पहली बात इसमें क्या लिख दोगे? दे प्रिपेयर देयर food by the process of photosynthesis। अब हमारे को ना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को बहुत डिटेल में पढ़ना है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है। देखो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कभी एक नंबर की डेफिनेशन है तो आपने क्या लिखना है कि दिस इज अ प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। जो सन की लाइट एनर्जी थी उसको कन्वर्ट करके हमने क्या बना लिया? फूड बना लिया। और फूड में जो होते हैं एनर्जी स्टोर होती है केमिकल्स की फॉर्म में। तो यानी कि लाइट एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट कर दी गई? केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। तो फोटोसिंथेसिस इसको कौन से ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस को करते हैं? ऑटोट्रोप्स। ठीक है, इन दिस प्रोसेस लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी।
लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। इस प्रोसेस में क्या होता है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट कर दी जाती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। अब दूसरी बात, इसको अब थोड़ा सा हमारे को डिटेल में पढ़ना है। ये लिख लिया बच्चों आपने। अब देखो, अब लाइट एनर्जी कन्वर्ट कर दी केमिकल एनर्जी में। अब ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, मतलब फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट प्रोसेस हमें पढ़नी है कि वो कैसे टेक प्लेस करती है। देखो, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बच्चों होता क्या, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वो क्या बना देते हैं, फूड प्रिपेयर कर लेते हैं जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं। और साथ में क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम, फोटोसिंथेसिस। तो यानी इन दिस प्रोसेस plants use carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll, in the presence of sunlight and chlorophyll they form glucose या they form food। ठीक है बच्चों, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या हुआ, प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंज्यूम किया, यूज़ किया, एंड साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे फॉर्म ग्लूकोज। अब देखो बच्चों, क्या होता है, जो प्लांट का फूड प्रिपेयर होता है वो कहाँ पर होता है, प्लांट का फूड प्रिपेयर होता है लीव्स में। किस में होता है, लीव्स के अंदर। और प्लांट का जो फूड प्रिपेयर होता है वो किसकी फॉर्म में प्रिपेयर होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में प्रिपेयर होता है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट ने क्या करना है, अपना फूड प्रिपेयर करना है। तो बेसिकली क्या करना है, उसने ग्लूकोज को प्रिपेयर करना है। तो ऐसा करने के लिए वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, सोयल से वाटर को लेता है, इन दोनों को कम्बिनेशन होता है। इन दोनों के कम्बिनेशन के साथ उस समय कंपलसरी होता है कि सनलाइट भी हो और क्लोरोफिल भी हो। तो ये चारों की चारों चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो ये मिलकर क्या कर देती है, ग्लूकोज को प्रिपेयर कर देती है, साथ में वाटर एंड ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है। समझ में आई बच्चों ये बात, ऑक्सीजन एंड वाटर बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है। इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोल दिया, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। तो इसको स्क्रीनशॉट लो, मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको डिटेल में। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस समझ में आई कि क्या होता है। जो ऑटोट्रोप्स हैं, पहली बात, ऑटोट्रोप्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, पहली बात। दूसरी बात, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होता क्या है, सन की लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। और कैसे होती है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड प्रोड्यूसेस ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है। तो इसकी एक रिएक्शन होती है बच्चों, जैसे कि क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हुई किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक, 6CO2 6H2, और साथ में क्या मिला हमारे को, सनलाइट की प्रेजेंस थी, सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है बच्चों। ये सब चीज़ें होंगी तो साथ में क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बनेगा एंड वाटर बनेगा। यहाँ पे 12 कर लो तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन है बच्चों फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जैसे ही कोई पूछे दिमाग में क्या बातें आनी चाहिए, पहली बात ये ऑटोट्रोप्स परफॉर्म करते हैं,
किस लिए करते हैं? अपना खाना बनाने के लिए करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें होता क्या है, सन की लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। तीसरी बात, कैसे? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर एंड फॉर्म्स ग्लूकोज एंड रिलीजेज ऑक्सीजन एंड वाटर। ये इसकी रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। तो बच्चों ये ना 2 स्टेप में होती है। दिस रिएक्शन takes place in 2 steps. This reaction takes place in 2 steps. पहला स्टेप क्या होता है? लाइट रिएक्शन। ठीक बच्चों, देखो अभी समझ लो, इसकी खास ज़रूरत नहीं आपको। ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। किसका? ये होगी आउटर मेम्ब्रेन। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि प्लांट सेल के पास एक ऑर्गेनेली होती है जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। आउटर मेम्ब्रेन ये है बच्चों इनर मेम्ब्रेन। ठीक, और यहाँ पर इस तरह से एक साथ जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक, देखो बच्चों, ये जो होता है ना, ये कंबाइन, ये इकट्ठे का इकट्ठा, इसे हम बोलते हैं ग्रेना। ये पूरे का पूरा जो ग्रुप है, ये जो ऐसे इकट्ठा बना हुआ है, ये इकट्ठा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंबाइन, ग्रेना। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? ग्रेना। ठीक है, और इसका अगर मैं एक पीस जो है, इसका जो है एक पर्टिकुलर स्टैक को बाहर ये पूरा स्टैक है और उसमें से मैंने एक पीस को बाहर निकाल दिया, तो इसको हम बोल देते हैं थैलाकोइड। क्या बोल देते हैं? थैलाकोइड। और ये किसका है? स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इससे ना आपको कंप्लीट रिएक्शन समझ आ जाएगी। और ये थैलाकोइड हो गया, और ये आसपास में जो स्पेस फिल्ड होता है एक फ्लूइड से, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। देखो बच्चों, ये जो प्रोसेस है ना फोटोसिंथेसिस की, पहली बात तो ये है कि ये मतलब प्लांट में ही क्यों होती है, एनिमल में क्यों नहीं होती? क्योंकि ये रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए क्लोरोफिल चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास भी होती है, वाटर भी होता है, सनलाइट भी होती है, लेकिन हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं होता। और क्लोरोफिल क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गेनेली है वही नहीं होती हमारे सेल के पास। तो पहली बात, 1 नंबर का सवाल पूछ ले कि ह्यूमंस क्यों नहीं कर सकते, तो बोल देंगे एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। दूसरी बात, अब प्लांट क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट का ये स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये थैलाकोइड होता है। थैलाकोइड के अंदर क्लोरोफिल पड़ा होता है। ये जो डॉट स्ट्रक्चर है ना, इनको बोलते हैं बच्चों क्लोरोफिल। ये प्रेजेंट है इसके अंदर क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या करता है? बेसिकली ये जब दोनों कंबाइन हो गए ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन्होंने कंबाइन होकर ग्लूकोज को बनाना है। इसको बनाने के लिए प्लांट को एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी कहाँ से लेता है? वो एनर्जी को सनलाइट से लेता है। और सनलाइट से जो एनर्जी आती है वो प्लांट के अंदर कौन लेकर आता है? वो ये लेकर आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी। सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी तो एनर्जी नहीं मिलेगी प्लांट को। किस लिए? इन दोनों को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। अगर ये दोनों ग्लूकोज में कन्वर्ट ही नहीं होंगे तो प्लांट का फूड प्रिपेयर नहीं होगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि क्लोरोफिल की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। यही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाता है प्लांट को। कैसे? एब्जॉर्ब कर लेता है सन से सनलाइट को। ठीक है, अब जब यहाँ पर सनलाइट, ये पूरी की पूरी प्रोसेस, इसने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया और ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई, एनर्जी बनी एटीपी की फॉर्म में, एनर्जी प्रोड्यूस हुई एटीपी के फॉर्म में। ये पूरी की पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन। और ये कहाँ पर होती है? लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन ग्रेना। फिर इसके बाद जो एटीपी है, अब एटीपी का जब कन्वर्जन होता है एनर्जी में, अभी तो एनर्जी फॉर्म हुई इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। अब एटीपी से एनर्जी जब हम लेते हैं वो स्ट्रोमा के अंदर होता है। ये यहाँ पर
एटीपी इसका कन्वर्ट होना एनर्जी में कहाँ पर होता है बच्चों, स्ट्रोमा में, और इसको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं। डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है, बेसिकली कन्वर्जन ऑफ एटीपी इनटू एनर्जी हो रहा है, और डार्क रिएक्शन बोला यानी कि इसको सनलाइट की ज़रूरत होती भी नहीं है। तो ये स्ट्रोमा जो है, स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होती है और उसमें सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को एक बार दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या होती है। पहली बात, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ऑटोट्रोप्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। तीसरी बात, जो वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से कैसे करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, और अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के पास कहाँ से आती है, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके जो लीव्स होते हैं ना, जो लीव्स होते हैं उसमें पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स, जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, स्टोमेटा। और स्टोमेटा के चारों तरफ ना गार्ड सेल्स होते हैं। जब उनके अंदर पानी आता है तो वो गार्ड सेल खुल जाते हैं। अब जैसे ही वो खुलते हैं तो वो CO2 को ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर, और जब पानी उनके अंदर से चला जाता है तो वो गार्ड सेल बंद हो जाते हैं। तो यानी कि CO2 ट्रैप होगी। अब प्लांट के पास क्या क्या है, क्लोरोफिल तो उसके अंदर ही पड़ा था, CO2 उसने ले ली, वाटर को वो सोइल से एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को सोइल से एब्जॉर्ब करते हैं और जाइलम टिश्यू की हेल्प से सभी पार्ट्स में सर्कुलेट हो जाता है। यानी प्लांट के पास लीव्स में क्या क्या है, CO2 भी आ गई, वाटर भी है, क्लोरोफिल तो ऑलरेडी था ही, और सनलाइट भी उसके पास सनलाइट भी उसको क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब करके दे दी। तो अब यानी कि ये चारों चीज़ें जो कि क्या है, बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये चारों रॉ मटेरियल प्लांट के पास अवेलेबल है। अब वो क्या करेगा, ग्लूकोज बना देगा और साथ में ऑक्सीजन और वाटर को रिलीज कर देगा। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस थी, और ये प्रोसेस 2 स्टेप में हुई, पहला लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है, ग्रेना में। लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है, ग्रेना में। हमें ये स्ट्रक्चर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको रब कर लो। तो देखो बच्चों, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, इट टेक्स प्लेस इन ग्रेना। ये किस में प्लेस होती है, ग्रेना के अंदर। इट टेक प्लेस इन द ग्रेना, पहली बात। दूसरी बात, इन दिस प्रोसेस, इन दिस रिएक्शन बोल लो, इन दिस रिएक्शन एटीपी इज फॉर्म्ड। ठीक है। फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप थे। पहला स्टेप क्या था, लाइट रिएक्शन, दूसरा क्या आ गया, डार्क रिएक्शन। अब क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो उसके अंदर स्ट्रोमा था। तो ये कहाँ डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, इट टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। In this process glucose converts into energy. ATP converts into energy. ATP एडिनोसाइन थियोफॉस्फेट कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। तो ये थी बच्चों पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। अब इस पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं मैं उसकी भी प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। पहला जो बेसिक क्वेश्चन बनता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर वो क्या बनता है, पहला क्वेश्चन जो बनता है, what happens in photosynthesis? What happens in photosynthesis? देखो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या हो रहा था, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ फोटोसिंथेसिस, या यूं लिखो, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स इन फोटोसिंथेसिस, व्हाट आर रॉ मटेरियल्स यूज इन
फोटोसिंथेसिस, यूजिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, जो कि CO2 कहाँ से आते हैं, फ्रॉम एटमोसफेयर, एंटर फ्रॉम एटमोसफेयर एंड एंटर्स, और प्लांट में कैसे आती है, एंड एंटर्स इन प्लांट बाय स्टोमेटा। दूसरा रॉ मटेरियल क्या था बच्चों, वाटर कहाँ से आता है, फ्रॉम सोइल, बाय द हेल्प ऑफ, फ्रॉम सोइल एंड by the help of xylem tissue, it circulates to all parts, और तीसरा क्या था रॉ मटेरियल बच्चों, इसका तीसरा रॉ मटेरियल था सनलाइट। और सनलाइट कहाँ से आती है, सन इज द सोर्स ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एब्जॉर्ब दिस सनलाइट। ठीक, ये रॉ मटेरियल तीसरा था। और चौथा रॉ मटेरियल क्लोरोफिल खुद ही होता है, विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द प्लांट। तो 4 रॉ मटेरियल है बच्चों। पहला CO2 कहाँ से मिलती है हमें, एटमॉस्फेयर से, और स्टोमेटा की हेल्प से प्लांट में एंटर करती है। दूसरा रॉ मटेरियल वाटर सोइल से प्लांट में आता है, और किसकी हेल्प से सर्कुलेट हो जाता है, जाइलम टिश्यू की हेल्प से। तीसरा रॉ मटेरियल क्या है, सनलाइट, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द सन, और फोर्थ क्या है, क्लोरोफिल, विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, तो ये रॉ मटेरियल होते हैं चारों के चारों, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये मन मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो ये लिख लो। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर कि इन हाउ मैनी स्टेप द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीट्स। ठीक है, या इन हाउ मैनी स्टेप द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, इन हाउ मैनी स्टेप्स फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। तो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन 2 steps. It takes place in 2 steps. पहला लाइट रिएक्शन में क्या लिखोगे, सारी बातें मैंने बता दी कि ये कहाँ होती है, ग्रेना में। लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इसमें होता क्या बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ ATP। लिख लो बच्चों इसको भी, इतना मैं इसको मार्कर को इंक पे ला दूँ, द फॉर्मेशन ऑफ ATP। हो गया बच्चों लाइट रिएक्शन। अगला आपको पता ही है क्या होता है, डार्क रिएक्शन, जो कि ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन ये पहली बात कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा में होती है। नो नीड ऑफ लाइट, इसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती। और तीसरा स्टेप इसके अंदर क्या होता है, ATP कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, ATP कन्वर्ट होता है किसमें, एनर्जी के अंदर। तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपको मैंने बता दिए। और बेसिकली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हो क्या रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस एंड प्रिपेयर ग्लूकोज विच इज़ यूज्ड एज अ फूड बाय द प्लांट्स। ठीक है, रब करो बच्चों, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अच्छी तरह से कंप्लीट होगी हमारी। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज ऑटोट्रोप्स एंड हिट्रोट्रोप्स। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया कंप्लीट। अब हमारा जो रह रहा है दैट इज हिट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हमने 2 कैटेगरीज देखी थी, पहला ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या देखा हमने, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जो ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, ऑटोट्रोप बोल देते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या था, ग्रीन प्लांट। इसके बाद बच्चों जो अगली है, अगला मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दैट इज हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें देखो बच्चों क्या होता है, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, इन दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है बच्चों कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना पाता, बल्कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है अपने खाने के लिए। तो ऐसे इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म ऐसा करता है उसे हम हेटेरोट्रोप्स बोल देते हैं। इन दिस टाइप of mode of nutrition, in this type of mode of nutrition, in this type of mode of nutrition, in this type of mode of nutrition, an organism does not prepare its own food and obtain the food from autotrophs, The organism which does that are known as heterotrophs, ठीक है बच्चों। अब बताओ हम क्या है, हम ऑटोट्रोप्स हैं, हेटेरोट्रोप्स हैं। हम अपना खाना खुद कुक करते हैं, पकाते हैं, नॉट प्रिपेयर करते हैं। तो यानी हम कौन है, हेटेरोट्रोप्स। तो इसके एग्जांपल में कौन आ जाएगा, ह्यूमन, एनिमल्स एटसेट्रा। ह्यूमन एनिमल्स जो है वो हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं और हेटेरोट्रोप्स कहलाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर एक छोटी सी बात रहेगी जिसको कंप्लीट करते हैं हम। हो गया, ठीक है। देखो फूड हैबिट के बेसिस पर, किस पर, फूड हैबिट के बेसिस पर जो हेटेरोट्रोप्स है ना, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। जो हेटेरोट्रोप्स हैं उनको उनकी फूड हैबिट के बेसिस पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। हेटेरोट्रोप्स 3 कैटेगरी में बच्चों इनको डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरी जो है दैट इज हर्बीवोर्स, दूसरी है कार्निवोर्स, और तीसरी है ओमनीवोर्स। देखो बच्चों, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ वेजिटेरियन मतलब ग्रीन फूड ही खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। जैसे यहाँ पे लिख देंगे ईट ओनली ग्रीन प्रोडक्ट्स या ईट ओनली प्लांट्स, ये जो सिर्फ यही खाते हैं, यानी कि वेजिटेरियन खाना खाते हैं, ये वेजिटेरियन, ठीक है। तो ये हर्बीवोर्स। इसके एग्जांपल में कौन आ जाएगा, काऊ, गोट एटसेट्रा। अच्छा बच्चों, कार्निवोर्स कौन होते हैं, ईट मीट ओनली, जो कि मीट खाते हैं सिर्फ, जैसे लॉयन, टाइगर, ये क्या है, कार्निवोर्स के एग्जांपल है। और ओमनीवोर्स कौन होते हैं बच्चों, ईट बोथ मीट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। जो मीट और प्लांट प्रोडक्ट्स दोनों खाते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों, ओमनीवोर्स। और हम किसका एग्जांपल है, ओमनीवोर्स का। ह्यूमंस, क्रो, डॉग, ये सब किसके एग्जांपल है, ओमनीवोर्स के। तो बच्चों अब इनको कलेक्टिवली पता क्या बोल देते हैं, इस वाले पर्टिकुलर मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, जो हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो, इसको हम 3 अलग अलग पार्ट में पढ़ते हैं। जो पहला है दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ
न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें बच्चों क्या होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। और इनको ऑन फूड हैबिट्स होलोजोइक आर डिवाइडेड, होलोजोइक ऑन द फूड हैबिट्स, जो होलोजोइक है ना बच्चों, जो होलोजोइक है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। यहाँ पे हेट्रोट्रोप्स नहीं आएगा, आई एम सॉरी, हेट्रोट्रोप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक पार्ट है, होलोजोइक आएगा, होलोजोइक, ठीक है। तो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर सबसे पहला जो हमने पढ़ना है दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है बच्चों, जो प्लांट है वो अपना खाना किससे, सॉरी ऑर्गेनिज्म है जो वो अपना खाना किससे ले रहा, प्लांट और एनिमल से ले रहा, ठीक है। अब प्लांट और एनिमल से लेने के बाद हमने देखा कि अब किस ऑर्गेनिज्म की क्या फूड हैबिट है, उसके बिहाफ पर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको 3 कैटेगरीज में बांट दिया जाए, पहला हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर समझ आया बच्चों, पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या पढ़ना है दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, जो प्लांट और एनिमल से अपना खाना लेते हैं, ठीक है। और प्लांट और एनिमल से अपना खाना लेने की हैबिट के बेसिस पर उसको तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम पढ़ते हैं सेकेंड टाइप ऑफ हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। रब कर दूं, ठीक है। हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद बच्चों जो सेकंड है दैट इज सेप्रोफिटिक, चलो ऊपर लिख देता हूँ। हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो हमने पहला पढ़ा वो क्या पढ़ा बच्चों, होलोजोइक। अब जो दूसरा पढ़ेंगे दैट इज, ये क्या पढ़ेंगे दूसरे वाला, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बच्चों क्या होता है, जैसे हमने होलोजोइक में पढ़ा था ऑर्गेनिज्म अपना खाना प्लांट और एनिमल से ले रहा था, लेकिन सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपना खाना डेड और डीके एनिमल्स और प्लांट से लेता है। किससे लेता है, डेड और डीके एनिमल और प्लांट से। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डीके एनिमल्स, डेड और डीके एनिमल से वो अपना खाना लेता है। जैसे इसका एग्जांपल में कौन आ जाएगा, फंजाई, बैक्टीरिया, ठीक है, फंजाई और बैक्टीरिया। तो ये क्या था, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकंड टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसको हमने सेप्रोफिटिक बोला। अब इसका हम तीसरा स्क्रीनशॉट ले लो, इसका हम तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, दैट इज सेप्रोफिटिक पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या होता है, इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बच्चों क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है ना वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रहता है और अपने फूड को ऑब्टेन करता है। ऑर्गेनिज्म लिव्स इन द बॉडी ऑफ other organism and obtain its food। जैसे बच्चों क्या होता है, एग्जाम्पल देखो, अब हमारे सर में जुएं होती हैं, वो हमारी बॉडी पर रह रही हैं और अपना फूड ऑब्टेन कर रही हैं। लाइस के बाद वॉर्म्स एटसेट्रा, ये सब क्या करते हैं, दूसरे की बॉडीज में रहते हैं और अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ओके।
अब लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, हमें डिफरेंस बताने हैं हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में और ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारे को डिफरेंस बताने हैं। यहाँ तक लेक्चर क्लियर हुआ बच्चों? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? लाइफ प्रोसेस पढ़ा। लाइफ प्रोसेस क्या था? कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ज़िंदा रहने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ करता है उसको हम क्या बोल देते हैं? लाइफ प्रोसेस बोल देते हैं। फिर हमने डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस की स्टडी करी, हमने फिर डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ाई करी। कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस थी? न्यूट्रिशन, ठीक, सर्कुलेशन, डाइजेशन, देन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है बच्चों। फिर हमने सबसे पहले हमने कौन सी लाइफ प्रोसेस को पढ़ना स्टार्ट किया? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हमने देखा कैसे ऑर्गेनिज्म अपना खाना अरेंज करता है और उसको अपने बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए यूज़ करता है। और फिर हमने न्यूट्रिएंट्स देखा, वो सब्सटेंस जो हमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हम आसपास से लेते हैं और एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं। इसमें हमने देखा बच्चों ऑर्गेनिक कौन से होते हैं? जो प्लांट और एनिमल से मिले या जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे हों। इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नहीं होते। फिर उसके बाद हमने देखा ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना कैसे बनाता है, बहुत डिटेल में पढ़ा। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बनाता है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन ईच अदर एंड फॉर्म ग्लूकोज एंड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन एंड वाटर रिलीजेस। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोल दिया हमने। और बच्चों ये दो स्टेप में होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता था? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी टेक प्लेस करता था और फॉर्मेशन ऑफ एटीपी टेक प्लेस करता है। और ये कहाँ पर होती है? ये ग्रेना में होती है और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है। डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है? स्ट्रोमा में होती है और एटीपी का यूज़ हो जाता है एनर्जी के अंदर। ठीक, फिर इसके बाद बच्चों हमने क्या देखा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देख ली, उस पर बेस्ड क्वेश्चन की क्या रॉ मटेरियल यूज़ हुए? क्लोरोफिल यूज़ हुआ और सनलाइट यूज़ हुई और वाटर यूज़ हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर कैसे आती है? लीव्स के ऊपर टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा बोलते हैं, उसके आसपास गार्ड सेल होता है, पानी उसमें आता है तो गार्ड सेल खुल जाता है और सनलाइट ट्रैप हो जाती है, CO2 ट्रैप हो जाती है, फिर वो पानी निकलता है तो गार्ड सेल बंद हो जाता है। ऐसे ही सनलाइट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, रूट्स में से वाटर आ जाता है, तो ये सब मिलकर ग्लूकोज को प्रिपेयर कर लेते हैं। अब इसके बाद बच्चों फिर हमने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाता बल्कि ऑटोट्रोप के बनाए हुए खाने पर डिपेंड करता है। देन इसके हमने देखा कि हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अलग अलग कैटेगरी। पहली होलोजोइक देखी। होलोजोइक में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो प्लांट और एनिमल्स से अपना खाना ले लेंगे, ठीक है। और इस पे फूड हैबिट्स के बिहार पर होलोजोइक की 3 कैटेगरीज करी हमने, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स और कार्निवोरस। फिर हमने देखा कि सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म डेड और डीके प्लांट और एनिमल से अपना खाना लेता है। एग्जाम्पल फंजाई और बैक्टीरिया आ गया। और जो ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं उन्हें सैप्रोफाइट्स कहते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक है और जो कर रहे हैं ऐसा उन्हें सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। फिर इसके बाद बच्चों हमने देखा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे की बॉडी पर रहता है और फूड ऑब्टेन करता है, जैसे लाइस, वॉर्म्स। और जो ऑर्गेनिज्म ऐसा कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स बोलते हैं। अब इन द एंड हमारे को क्या पढ़ना है बच्चों? डिफरेंस पढ़ना है ऑटोट्रोप्स और हेटरोट्रोप्स में। ऑटोट्रोप्स और हेटरोट्रोप्स में। ऑटोट्रोप्स और हेटरोट्रोप्स में पहला डिफरेंस ऑटोट्रोप में क्या आएगा? दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। दे प्रिपेयर देयर, बच्चों ये 2 to 3 मार्क्स का आता है। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। और ये दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम ऑटोट्रोप्स। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम ऑटोट्रोप्स। They perform they prepare food by photosynthesis. They do not perform photosynthesis. ठीक है। इसके बाद ये क्या होते हैं बच्चों? दे आर प्रोड्यूसर्स। खाना बनाते हैं ना, दे आर प्रोड्यूसर्स।
दे आर कंज्यूमर्स, दे आर कंज्यूमर्स, दे आर कंज्यूमर्स। और बच्चों एक सबसे बड़ा डिफरेंस, ये क्या करते हैं, दे ऐड O2 इन एटमॉस्फेयर, ये ऑक्सीजन ऐड करते हैं एटमॉस्फेयर में, और ये दे ऐड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। फिर बच्चों इसके एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा, ह्यूमंस, एनिमल्स। और इसके एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा बच्चों, ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट। तो ये इनके कुछ डिफरेंसेस हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और लर्न कर लेना। तो बच्चों ये थी प्रोसेस न्यूट्रिशन की, जो बड़ी डिटेल में पढ़ी। इस पर बेस्ड जितनी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ट्रस्ट मी सब के सब यहाँ से कवर आपके हो जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे एक नई लाइफ प्रोसेस, जो कि क्या है, डाइजेशन की लाइफ प्रोसेस। बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ प्रोसेस है, प्लांट में भी देखेंगे कैसे होती है और ह्यूमंस में भी देखेंगे कैसे होती है। तब तक बच्चों मज़े करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।